हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स के एक और इकोनॉमिक के लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक्स के 25 बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किया और टीसीएस के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए वो सारे प्रश्न थे। और उस प्रश्नों में हमने देखा है कि बेस लेवल से लेके हाई लेवल तक के प्रश्न उसमें थे। और जो हाई लेवल के प्रश्न थे वो मेरे पढ़ाने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो समझ है वो काफ़ी अच्छी हो गई होगी और आपके वो जो हाई लेवल के प्रश्न थे वो आपके अब बहुत आसान प्रश्न आपके लिए लगते होंगे। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस में यही होता है कि अगर आपने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी हो गई तो आपके जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से निकल के आएंगे। उसमें कोई बहुत तनाव वाली बात है नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज फिर से 25 बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आपके एग्जाम में जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसके सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस बुक का आप मल्टीपल रिवीजन करें। इस बुक का मल्टीपल रिवीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बुक में बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज सॉल्व करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको यह पता चल जाता है कि मेरे जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें जो एग्जामिनर है, जो ऑर्गेनाइजर है, वो किस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। क्योंकि हर एक आदमी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। और जब हम उसके इतिहास को खंगालते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि इसका आगे वाले एग्जाम में क्या तरीका होना है। इसलिए ये जो बुक है, इट इज अ मार्वलस पॉसिबल बुक इन द फील्ड ऑफ एसएससी एग्जामिनेशंस। अगर आप इस बुक को बार बार पढ़ोगे, इस बुक के बाद आप मेरे वीडियो लेक्चर को बार बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टीसीएस की जो माइंडसेट है वो बहुत जरूरी है। और किसी दुश्मन को अगर डिफीट करना है तो ये बहुत जरूरी होता है जानना कि उसका अगला स्टेप क्या होने वाला है। इतनी समझ और ये अगला स्टेप क्या होगा ये बताने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूं। मैं आपको बताऊंगा कि और कैसे क्वेश्चन जो हैं वो टीसीएस पूछ सकता है, टीसीएस का जो माइंडसेट है वो क्या है। इसी को डिकोड करने के लिए आई एम प्रेजेंटली teaching you the 6500 का video course. So let's begin the class with a new question from the economic section। और आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है ये। यस, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 एंड 1990, मतलब 1950 और 1990 के बीच में, द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंटली। 50 से लेकर 90 तक जो जीडीपी है, मैंने आपको बताया था जीडीपी का कॉन्सेप्ट, एक बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है, सबका कंट्रीब्यूशन होता है, सबका कुछ कुछ परसेंटेज होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, उसी को जीडीपी कहते हैं। और आपके सामने जो सवाल है वो यही पूछा जा रहा है कि 1950 से लेकर 1990 तक जो कृषि का जो अनुपात था, कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, उसके साथ क्या हुआ था। इन चारों टर्म का एक इसका इस्तेमाल करके आपको बताना है कि वो 1950 से लेकर 1990 तक एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन को अगर हम लोग बात करें तो क्या उत्तर निकल के आएगा, ये आपको बताना है। यस, तो क्या वो डबल हो गया था, क्या वो कांस्टेंट था, मतलब स्थिर था, क्या वो बढ़ गया था या घट गया था? यस, तो वो जो था वो डिक्लाइन हो गया था। वो क्या हुआ था? डिक्लाइन हो गया था। पहले क्या था? पहले था आपका 67.9% के आसपास था आपका। कब था ये था आपका 1950 में। 67 माफ कीजिएगा, 67.5 के आसपास था। ये था आपका कब? 1950 में। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। 67.5% जो था वो था 1950 में। और ये क्या हो गया था? ये हो गया था 64.9%। कब हो गया? 1990 में। ये हो गया था 1990 में। तो ये क्या हो गया? ये हो गया डिक्लाइन, ये घट गया। यही सवाल आपसे पूछा जा रहा था और इसका जवाब है यही कि इसका डिक्लाइन हो गया था। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अभी क्या स्थिति है, अभी भी जो जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ये बहुत कम हो गया है, इट इज अराउंड 15%।
ये मात्र अब 15% के अराउंड रह गया है। ठीक है, अभी जो है करंटली जो जीडीपी में जो हमारे कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, जो टोटल हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें जीडीपी जो एग्रीकल्चर का है वो बहुत कम हो गया है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो लोग एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में वो बहुत ज़्यादा है, वो तकरीबन 50% है या उससे ज़्यादा हैं। तो जो कृषि है वो ज़्यादा लोग को नौकरी दिए हुए है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो मात्र 15% के अराउंड ही है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। क्लियर? आइए, which of the following organizations of the government of India has been reporting the GDP at factor cost and at market price? जो जीडीपी है वो फैक्टर कॉस्ट पे और मार्केट प्राइस पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको रिपोर्ट कर रही है? भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कारक लागत और बाजार मूल्य पे सकल घरेलू उत्पाद को रिपोर्ट करती है? ठीक है, मतलब इन दोनों पे कांस्टेंट, इस पे आपका जो मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है, और आपका जो फैक्टर कॉस्ट होगा, इन दोनों पे जो इकोनॉमिकल कैलकुलेशन होता है जीडीपी का, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी संस्था करती है? यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप शॉर्ट में इसका सुना होगा NSSO, उसके बाद नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और नीति आयोग। यस, क्या होगा इसका आंसर? नीति आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या नेशनल सैंपल सर्वे या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, ये इस चीज की कैलकुलेशन करता है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान देना है, इसको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न को लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ऐसे प्रश्नों को जो नॉट है उसको आप लोग पहले घेर लीजिए, दिमाग में उसको बैठा लीजिए कि यहां पे पूछ रहा है नॉट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें हमारा एसेट क्रिएट होता है, जिसमें हमारा एसेट्स क्रिएट होता है। जैसे कोई कंपनी, जैसे कोई टेक्नोलॉजी खरीदा, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीदा, कोई घर खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदा, कोई जमीन खरीदा, तो ये सब सारे क्या हैं? हमारे कैपिटल एसेट्स हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक कैपिटल एसेट नहीं है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी के अधिग्रहण पे व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, लैंड के अधिग्रहण पे व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग या इंटरेस्ट पेमेंट। यस, मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि कोई लैंड खरीदना, कोई मशीनरी खरीदना, ये सब जो चीजें हैं ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। ठीक है, तो मशीनरी मैंने बताया आपको, कोई लैंड बताया, कोई बिल्डिंग बताया, तो ये तीनों जो हैं ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट इज द राइट आंसर। जो ब्याज का भुगतान है ये जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, राजस्व व्यय में आता है, और ये किस में नहीं आता है? ये जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें नहीं आता। क्लियर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? सेम क्वेश्चन आया है और थोड़ा सा ऑप्शन हो सके इसका अंतर हो। फिर से वही क्वेश्चन आया है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। लोन्स एंड एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम भुगतान, राज्य सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण पर व्यय, शेयरों में निवेश या सब्सिडी भुगतान। सब्सिडी भुगतान, सब्सिडीज पेमेंट। यस, तो देखिए जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं, जो सब्सिडीज पेमेंट होते हैं, ये सब क्या होता है? ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सब्सिडीज पेमेंट। फिर से पूछ रहा है कि नॉट मतलब इसमें से कौन है जो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है? तो जो सब्सिडीज पेमेंट है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, और बाकी जो तीनों है वो तीनों कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है,
कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आइए, विच टाइप ऑफ टैक्स एक्ट्स एज एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द इकोनॉमी। मतलब कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में वो किस प्रकार का कर है, वो किस प्रकार का टैक्स है जो क्या काम करता है, वो स्वतः स्थिरक के रूप में कार्य करता है। मतलब वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है, उसकी स्थिति बना के रखता है, उसके इक्विलिब्रियम को बना के रखता है। उसको इन चारों में से क्या कहते हैं आपको बताना है। जो इकोनॉमी को बैलेंस करता है, इकोनॉमी को स्थिर बनाता है। बताइए, आपको मैं देता हूं 10 सेकंड, बताइए इसके क्या होंगे आंसर। यस, प्रोफेशनल टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स या प्रोफेशनल इनकम टैक्स। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप बताइए। यस, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स। क्या होता है प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स? प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का अगर पर ईयर का इनकम 5 लाख रुपीज है, 5 लाख रुपीज है, तो उसको मान लेते हैं 10% इनकम टैक्स देना है, 10% इनकम टैक्स देना है। उसी इंसान का अगर 10 लाख इनकम हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका इनकम टैक्स हो जाएगा 20%। ठीक है, इनकम 20 लाख हो जाएगा तो क्या हो सकता है टैक्स, वो 30% हो सकता है। इसलिए इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स, अनुपादित आयकर। मतलब आपका इनकम जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आपका टैक्स भी होगा। ज़्यादा इनकम है तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और ये क्या करता है, ये इकोनॉमिक स्टेबलाइजर की काम करता है, अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करता है। मतलब किसी के पास बहुत धन न हो पाए, इसको ये बैलेंस बनाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द इकोनॉमी। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द नेशनल इनकम कमेटी। ये जो नेशनल इनकम कमेटी है बेसिकली ये 1949 में गठित हुआ था, 1949 में गठित हुआ था। और आपसे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड, मतलब कौन इसके हेड थे, चेयरमैन थे। इसके कौन हेड और चेयरमैन थे, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हु वाज द हेड ऑफ नेशनल इनकम कमिटी विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1949? 1949। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जो थे वो नेशनल इनकम कमेटी के चेयरमैन थे। ही वाज द हेड ऑफ नेशनल इनकम कमेटी। क्लियर है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा। पीसी महालनोबिस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको प्लीज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। यस, the GDP estimation method measuring the aggregate value of goods and services produced by the farm is called। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है कि फार्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को कुल मूल्य को मापने वाली जीडीपी आकलन विधि को क्या कहा जाता है। जो फार्म उत्पादित करते हैं, ठीक है, वैसे उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली जो जीडीपी मेथड होती है उसको क्या कहते हैं। किसी फार्म के द्वारा एग्रीगेट गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है और उसके जो इकोनॉमिक वैल्यू को नापते हैं, उसके नापने को मेथड को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है फार्म्स ने, उसी को कैलकुलेट करते हैं और उसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसका जो इकोनॉमिकल वैल्यू है उसको कैलकुलेट करते हैं और उससे हमें प्रोडक्ट मेथड के थ्रू जो पूरी आर्थिक उसकी वैल्यू है, जो इकोनॉमिक वैल्यू है जीडीपी की, वो हमें पता चल जाता है। यस, which of the following statement is true?
क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस पढ़िए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए कह रहा है, देखिए ए कह रहा है, एक मिनट, ए और बी। ए कह रहा है कि वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब सरकार द्वारा पेश किया गया वेतन विधेयक जो है एक पूंजीगत व्यय है। ठीक है, एक पूंजीगत व्यय है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कहता है कि डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन अ कंपनी इज अ कैपिटल रिसीप्ट। ये जो है एक कैपिटल रिसीप्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट आप लोग समझते हैं, मतलब कोई भी एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस है, बिल्डिंग है, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग रेलवे का एग्जांपल लेते हैं कि रेलवे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मान लो 100% स्टेक है, और उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि जो रेलवे का ट्रैक है उसकी सफाई का जो जिम्मा है वो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, ये काम उसी को दे देंगे, और उसके बाद जो भी इनकम होगा उस सेक्शन से, जैसे भी सोर्सेज हो, वो इनकम उस कंपनी का होगा। तो इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब किसी कंपनी में मान लो 100% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अगर इसमें से गवर्नमेंट 25% स्टेक जो है वो बेच देती है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो कह रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन द कंपनी इज अ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट हमने बात किया है, अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और इन दोनों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको यहां से आंसर चूज करना है। मैं आपको कुछ टाइम देता हूं, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सैलरी है, जो पेंशन्स हैं, ऐसे जो खर्च हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन द कंपनी इन कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या होता है, वैसे रिसिप्ट जहां पे कोई लायबिलिटी ना हो, वो पैसा हमारे पास आए, उसको लेके हमें कोई लायबिलिटी नहीं हो। तो जब भी हम अपना सामान कुछ बेच देते हैं और जो हमारे पास पैसा होता है उसके एवज में हमें कोई खर्च नहीं करना होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी। इसका जो डी है वो आंसर हो जाएगा ओनली बी। क्लियर है, ओके। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पीडीआई कैन बी डिफाइंड एज। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जो होता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, इसको पढ़िए, समझिए और गेस कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताना है। पीडीआई क्या होता है, पीडीआई क्या होता है, उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। पीडीआई होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल मतलब इनकम, मतलब क्या हुआ, वैसे इनकम जिसको आप डिस्पोज कर सकते हैं, जिसको आप खर्च कर सकते हैं। ठीक है, जिसको आप खर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, जिसको आप कर सकते हैं उसका कैसे, वो कैसा इनकम होगा। इसका मतलब है कि आपका इनकम जो प्योर इनकम हो, मतलब इस इनकम में से सब कुछ माइनस हो, आपको टैक्स जो भी देना है सब आप दे दा के जो आपके पास इनकम बचता है उसको कहते हैं पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजल इनकम। मतलब उस पैसे को केवल आप खर्च ही कर सकते हैं, उसको कहते हैं पीडीआई। यस, बताइए क्या होगा नेक्स्ट ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट। इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो हमारा पर्सनल डिस्पोजल इनकम जो है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, ऐसे फॉर्मूलाज को आपको याद करने पड़ेंगे, आपको थोड़े बहुत रटने पड़ेंगे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो जरूरी है, चीज़ों को और डिटेल में हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे लगातार तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको याद करना है, पी आई माइनस पर्सनल टैक्स
पर्सनल टैक्स पेमेंट, नॉन टैक्स पेमेंट, ठीक है। ये जो टैक्स पेमेंट है इसको माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। मतलब वैसा इनकम जिसमें आपको कोई खर्च अब नहीं देने हैं, वो आपको केवल खर्चने के लिए ही आपके पास वो पैसा है, उसको कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इज करेक्ट रिगार्डिंग जीएनपी? जीएनपी, जीएनपी के संदर्भ में सीपीओ में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। यस, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, सारे ऑप्शंस को। ये देखिए ए बी सी डी, और आपको बताना है कि जीएनपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। यस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैं आपको समझाता हूं, लेकिन प्लीज आप इसको एक बार पढ़िए। मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार पढ़ें, उसके बाद वी शैल डिस्कस दिस क्वेश्चन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, जीएनपी का अर्थ क्या होगा? यस, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इन चारों में से कौन सा जो फॉर्मूला है वो जीएनपी के संदर्भ में सही है। जीएनपी का अर्थ होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमने जीएनपी डिस्कस किया था कि जीएनपी से जब हम डिप्रेसिएशन को माइनस करते हैं, जो हमारा व्यय है उसको माइनस करते हैं, जो हमारा टीयर एंड वियर है उसको माइनस करते हैं, तो क्या निकल के आता है? तो निकल के आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। खैर, उसको भूलते हैं और जीएनपी को समझते हैं। इसका पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है करेक्ट वो होगा आपका बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है। जीडीपी प्लस factor income earned by domestic factors of production employed in the rest of the world plus factor income earned by factors of production in the rest of the world employed in the domestic economy, ठीक है। उसका तो ऑप्शन है जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाय डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर ऑफ इनकम, ये यहाँ पे माइनस है, और ए में देखिए तो यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है। तो जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम अर्न इन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। ओके, राइट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा ऑप्शन था, पढ़ने में टाइम लगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जीडीपी का अर्थ होता है कि हमारे देश में जो भी लोग प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई चाइनीज हो, फ्रेंच हो, कोई हो, तो वो सब जीडीपी का हिस्सा होता है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश के बहुत सारे लोग बाहर में पैसे कमा रहे होते हैं, अर्न कर रहे होते हैं। उसी तरह हमारे देश में बहुत सारे विदेशी लोग जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। जब हम जीएनपी निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम करते हैं जीडीपी प्लस फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मतलब जीडीपी में जो भी हमारे देश के बाहर के लोग हैं वो पैसा अर्न कर रहे हैं, उसको जोड़ देना है, और हमारे देश में जो विदेश के लोग पैसा अर्न कर रहे हैं उसको माइनस कर देना है। ये प्लस माइनस के बाद जो पैसा बचता है उसी को हम कहते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सिंपल है, बाहर के जो पैसे हमारे देश में अर्न हो रहे हैं उसको बाहर भेज दो, और हमारे देश के लोग जो बाहर पैसा अर्न कर रहे हैं उसको
अंदर ले आओ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको रेमिटांस भी कहते हैं। जो विदेश से जो नागरिक होते हैं हमारे इंडियन, वो पैसा जब हमारे देश में भेजते हैं उसको रेमिटांस कहते हैं। तो सारे रेमिटांस को ले आओ और विदेश का जो रेमिटांस हमारे पैसे हमारे यहाँ उसको विदेश में भेज दो, तब जो पैसा बचता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जीएनपी। सिंपल कॉन्सेप्ट था, इजी कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा टाइम इससे लगा क्योंकि बहुत सारे इसमें बड़े ऑप्शन थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस देखे घबराना नहीं है एग्जाम में, सिंपली आसानी से आपको क्वेश्चन को समझना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आसान होते हैं और इजिली इसके आंसर निकल जाएंगे अगर थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। आई होप कि आपको मैंने समझा दिया है। बाकी और जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम ऐसे क्वेश्चंस को और भी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द नॉमिनल एंड द रियल जीडीपी इज कॉल्ड, नाम मात्र और वास्तविक जीडीपी है उसके बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। यस, बताइए उसको क्या कहा जाता है। इस दोनों के जो डिफरेंस है उसको क्या कहा जाता है, और इसका जो कैलकुलेशन है दोनों के बीच का डिफरेंस का जो प्राइस है वो कैसे निकलता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं इसको। ठीक है, आपको पता है कि नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो करंट प्राइस पे होता है, करंट प्राइस पे होता है नॉमिनल जीडीपी। एग्जाम्पल आपको याद है, 10 साल पहले कोई मोबाइल बना तो उसका अगर वैल्यू देखा जाए तो करंट प्राइस में अगर देखेंगे तो उसको कहेंगे नॉमिनल जीडीपी, और जो बेस रेट में देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, इसको कहते हैं रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी, एक मिनट, तो जो बेस ईयर में पैसा देखते हैं मतलब जिस साल वो मोबाइल बना था अगर उस साल में उसका रेट देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रियल जीडीपी। ठीक है, ये बेस ईयर, मतलब यहाँ पे बेस का मतलब हो गया कि वो 2012 में मोबाइल बना उस लेवल पे देखा जाएगा, या करंट ईयर में हो जाएगा कि 2023 में जो मोबाइल बना उस लेवल पे देखा जाएगा। और ये जो बेस ईयर है ये डिसाइडेड भी होता है, 2011, 12, 18, 17 कोई भी ये डिसाइड किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा कि इसको हम लोग बेस ईयर मान के और चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, और जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो रियल जो महंगाई है, रियल जो कॉस्ट जो कंज्यूमर को फेस करना पड़ता है वो तो फिर आपका नॉमिनल जीडीपी में ही पता चलता है, क्योंकि करंट जो महंगाई है वो आपको करंट लेवल पे नॉमिनल जीडीपी में ही पता चलेगा। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन फार्मर्स आउटपुट ओवर एंड एबव हिज ऑन फार्म कंजम्पशन इज नोन एज, किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन के लिए के बीच का जो अंतर है उसको क्या कहते हैं। किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए उसको क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन फार्मर्स आउटपुट, डिफरेंस फार्मर्स आउटपुट ओवर एंड एबव हिज ऑन फार्म कंजम्पशन। ठीक है, किसान के अपने खेत में जो खपत होती है उससे अधिक के जो उत्पाद के जो बीच के अंतर को होता है उसको क्या कहते हैं, आपको बताना है। मान लो जो पैसा लगा है किसान का, उससे उस पैसे से ज्यादा जो प्रोडक्शन हुआ है, जो प्रोड्यूस हुआ है, उसको क्या कहते हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यस, उसको कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस मतलब आपके जो लागत से पैसा ज्यादा का खर्च आपको जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, आपके एबव हिज फार्म कंजम्पशन, मतलब ठीक है उसके फार्म का जो कंजम्पशन है उससे ज्यादा जो आउटपुट निकला हुआ है, आउटपुट, इसको कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। मतलब मार्केट में भेजने योग्य जो सरप्लस है उसको कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, क्लियर, बताइए। In 1950-51, what percentage of GDP of India was contributed by the industrial sector? औद्योगिक क्षेत्र द्वारा जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो क्या था, वो आपको बताना है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन था 1950-51 में वो क्या था, 22%, 28%, 13% या 16%।
बताइए क्या होगा राइट आंसर? 22, 28, 13 या 16? यस, इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर होगा 13। 13% जो कंट्रीब्यूशन था उस समय इंडस्ट्रीज का हमारे देश में था 1950-51 में। अगर करंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अभी अगर बात करें कि अभी इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है तो क्या हो जाएगा? सो दैट इज अराउंड समवेयर 26%। ठीक है, 26%। क्लियर है? 26% जो है, अराउंड 26% ये अभी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट? रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब राजस्व की प्राप्ति नहीं है। ठीक है, मतलब कैपिटल की प्राप्ति होती है, एक राजस्व की प्राप्ति होती है। जब डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं तो कैपिटल वाला प्राप्ति होती है और एक राजस्व की प्राप्ति होती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो राजस्व की प्राप्ति नहीं है। कैश ग्रांट इन एड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स, फेस fees and other received from services rendered by the government, or divided and profits dividend on profits on investment made by the government. ये डिविडेंड होगा। ठीक है, यहाँ डिवाइडेड लिखा गया है, ये डिविडेंड होगा। ठीक है, बताइए इनमें से कौन जो है वो राजस्व की प्राप्ति नहीं है? तो ये क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि जब भी कोई गवर्नमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन का डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उसको क्या कहते हैं? वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो आइए वो ऑप्शन एक ढूंढते हैं, सेल्स ऑफ गवर्नमेंट एसेट। सेल्स ऑफ गवर्नमेंट एसेट मतलब वैसा एसेट जिसमें कोई लायबिलिटी नहीं हो, वो सब कैसे होते हैं? वो सब कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेल्स ऑफ गवर्नमेंट एसेट के बाद जो होता है वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, ना कि रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और आंसर जो है, क्योंकि ये नॉट पूछ रहा है, गलत ही पूछ रहा है, तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी? इन चारों में से किस पे जीएसटी नहीं लगाया जाता है? आपको बताना है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस जो हैं वो नहीं लगाई जाती है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो नहीं लगाई जाती है इन चारों में से, ये आपको बताना है। आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में कराया था आपको कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, जिसका जो जो लगाया गया था वो 1 जुलाई 2017 से उसको जो है उसको फोर्स में लाया गया है। बताइए किस पे इनमें से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं लगता है? यस, क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मानव उपभोग के लिए जो शराब होते हैं इसमें गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लगाया जाता। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और इसको स्टेट अपने अनुसार इस पर टैक्सेस लगाती है। रिस्पेक्टिव स्टेट्स जो होती है वो अपने अनुसार इस पे टैक्स लगाती है। किस पे? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल है इसका आंसर। आइए, द फाइनेंशियल ईयर इन द इंडियन इकोनॉमी रन्स फ्रॉम। ठीक है, देखिए हर एक देश में एक फाइनेंशियल ईयर होता है जिसके बीच के सारे कैलकुलेशंस होते हैं। आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वो वित्तीय वर्ष है उसका जो 2 स्पैन है वो कौन सा है, वो कौन कौन से डेट को हम लोग वित्तीय वर्ष कैलकुलेट करते हैं, कौन से 2 डेट के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमी में कभी भी आपको रिपीट हो सकता है। ठीक है, बताइए वो वित्तीय वर्ष जो है वो किस 2 डेट के बीच को मानते हैं या कहते हैं? यस, क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज कंसीडर्ड एज द वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का अगर वित्तीय वर्ष की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च।
क्लियर है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्लीज इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ठीक है, मेरी बात को सीरियसली लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब रिपीट हो जाएगा तो आप आगे कहेंगे कि सर ये सिंपल क्वेश्चन आए थे, मुझसे गलती हो गया। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल बजट? ठीक है, पूंजी बजट जो होता है उसमें से एक निम्न से कौन उसका एक घटक है, एक कंपोनेंट है? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल बजट? तो गैर योजनागत जो पूंजी व्यय हैं, ये जो हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आते हैं, ये कैपिटल बजट में ही आते हैं। ठीक है, तो नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजट। ठीक है, इट इज इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जो नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल बजट के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आइए, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है सरकार की प्राप्ति और भुगतान को किस रूप में दर्शाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिसिप्ट और पेमेंट जो है वो किस स्थिति में दर्शाता है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस? जो वित्तीय वर्ष है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो किस संदर्भ में ये दिखाता है? अच्छा, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में मेंशन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया गया है। प्लीज टेक माय वर्ड्स वेरी सीरियसली, इसको ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 112 आपके अगले ही एग्जाम में हो सके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यस, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कैपिटल प्रोजेक्ट्स, पब्लिक अकाउंट, कंस्ट्रक्शन फंड, कंडेंसिंग फंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया। ये तीनों जो हैं, इसी तीनों के संदर्भ में जो हमारा व्यय है या एक्सपेंडिचर है या रिसिप्ट है उसको दर्शाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आइए, when tax collection exceeds the required expenditure, when tax collection exceeds मतलब बढ़ जाता है, रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर मतलब आपके खर्च से ज्यादा, मतलब आपके खर्च से ज्यादा आपको पैसा आ गया, तो वैसी परिस्थिति में जो बजट है उसको क्या कहेंगे? वैसी परिस्थिति में जो बजट है उसको क्या कहेंगे? जब आपका जो खर्च है वो आपके रिसीप्ट से कम हो, या आपका जो रिसीप्ट है वो आपके खर्च से ज्यादा हो गया हो। मतलब आपको टैक्स ज्यादा आ गया और जो आपका खर्च है वो कम हो गया, मतलब टैक्स जो है वो x+1 जो है वो आ गया, इनसाइड फ्लो हुआ, और आपका x जो है वो आउटसाइड फ्लो हुआ, मतलब खर्च हुआ। ठीक है, तो ये टैक्स जो कलेक्शन है वो ज़्यादा हो गया, तो ऐसे बजट को क्या कहते हैं आपको बताना है। यस, तो ऐसे बजट को कहते हैं सरप्लस बजट, अधिशेष बजट। ठीक है, ऐसे बजट जिसमें टैक्स कलेक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए और जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो आपका खर्च है वो कम हो जाए, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास पैसे कुछ बच जाते हैं। तो वैसे बजट को, जहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, उसको कहते हैं सरप्लस बजट यानी कि अधिशेष बजट। ठीक है, क्लियर, ओके। स्पेस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, मार्केट वैल्यू ऑफ all final goods and services produced within a domestic territory of a country measuring in a year।
इन चारों में से वो कौन सा टर्म है जिसका अर्थ, जिसका परिभाषा जो है आपके प्रश्न में लिखा गया है, आपके क्वेश्चंस में लिखा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, बताइए। चूंकि ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, इसलिए आपको इसका आंसर फटाफट बताना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। यस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यही तो कह रहा है यहाँ पे, क्या कुछ गलत कह रहा है? यही तो कह रहा है यहाँ पे ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि जीडीपी, देखो यहाँ भर देता हूं मैं, अब देखो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इज द मार्केट वैल्यू, मैंने आपको बताया था मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री मेजिंग। यहाँ पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 साल का होता है, और ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये जो बाउंड्री है, ये शब्द आपको बिल्कुल आपके प्रश्न में मिलेगा कि इस बाउंड्री के अंतर्गत, ये जो बाउंड्री वाली बात जहां आएगी उसका समझना कि परिभाषा जो है वो जीडीपी होगा, सकल घरेलू उत्पाद ही होगा। ठीक है, ये जो बाउंड्री है वाले क्वेश्चन से, इसमें आपको जीडीपी ही आंसर होता है। ठीक है, क्लियर। आइए, द गवर्नमेंटल बजट, द गवर्नमेंट बजट गिव्स स्टेटमेंट ऑफ द, सरकारी बजट जो है इनमें से किसका स्टेटमेंट देता है, आपको बताना है। जो गवर्नमेंट बजट होता है वो क्या काम करता है, ये आपको बताना है। यस, क्या ये रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट होता है, क्या डेवलपमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी होता है, रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, या एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वाली। मैंने आपको क्या बताया था कि जो ओनली जहां लिखा होगा उसको तो आप बहुत डाउट से देखना, वो ऐसे प्रश्न है वो ज़्यादातर केस में तकरीबन 95% क्वेश्चन में वो जो होगा ये गलत होगा। तो सपोज इसको हम गलत मान लेते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो गवर्नमेंट बजट है वो बेसिकली सरकार की प्राप्तियां और व्यय को डिस्कस करता है, रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर को डिस्कस करता है। गवर्नमेंट बजट का यही काम है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। आइए, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, भारत में आय प्राप्ति जो होते हैं, भारत में आय जो प्राप्ति होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसे जो गुड्स हैं उसको क्या कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बताना है कि आपको क्या कहते हैं। यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये हमने देखा, ठीक है, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर वाला, और इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। द टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू एंड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। क्या प्रश्न है, बहुत आसान सा, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, और ये प्रश्न खूबसूरत इसलिए है क्योंकि आपको इस डिपार्टमेंट पे आज से कुछ महीने बाद काम करना है। ठीक है, दैट डिपार्टमेंट इज कॉलिंग यू, आपको बुला रहा है, जल्दी से एग्जाम क्लियर कीजिए और यहाँ पहुँचिए और हमें अपने ऊपर गौरवान्वित फील करवाइए, हमें ऐसा मौका दीजिए कि वी फील प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, बताइए, भारत में आयात और निर्यात को की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं उस पर लगाया जाने वाला जो कर होता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, कोई भी चीज जब निर्यात होता है या कोई भी चीज जब आयात होता है, मतलब इंपोर्ट होता है, उस पर जो टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए उसको फटाफट क्या कहते हैं, क्योंकि आपको इस डिपार्टमेंट में काम करना है, आपको बिल्कुल इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं। यस, वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन एंड वेरी, मैं कहूंगा वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके आपके लक्ष्य को याद दिलाता है। इट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। व्हाट अ ब्यूटीफुल जॉब दिस कस्टम डिपार्टमेंट ऑफर्स टू ऑल द एसएससी एस्पिरेंट्स। कितनी खूबसूरत जॉब होती है कस्टम डिपार्टमेंट को, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं अपने कई विद्यार्थियों को जानता हूँ जो राइट नाउ साउथ इंडिया में इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उनकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। प्लीज़ वर्क हार्ड एंड ज्वाइन दिस डिपार्टमेंट। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग में से सभी जो स्टूडेंट है वो आज कल में एसएससी ज्वाइन कर लेंगे, या कोई ऐसा एग्जाम जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। प्लीज स्टडी हार्ड, बहुत मेहनत करते रहिए। कोई भी एग्जाम, कोई भी चीज जो है वो कठिन नहीं होता है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज करेक्ट फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड का एक जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है।
एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, इसको डिटेल वे में हम थियरी क्लास में करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। बताइए अभी इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ग्रोस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस सब्सिडी प्लस टैक्सेस। बी, ग्रोस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस सब्सिडी प्लस टैक्सेस। ग्रोस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट प्लस सब्सिडीज माइनस टैक्सेस, या ग्रोस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस सब्सिडीज। ये फॉर्मूला है चारों, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जो जीवीए को एक्सप्लेन करता है, इसको बताता है कि ये जो चीज है वो जीवीए है। यस, यस, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है जो वैल्यू ऐड होता है हर एक स्टेज पे उसको कहते हैं। वैल्यू जो होता है वो जो ऐड होता है उसी को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जीवीए का क्या अर्थ होता है वो आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी न्यू कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के क्षेत्र में। यस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो सब्सिडीज होती है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, और जो भी टैक्सेस लगते हैं उस प्रोडक्ट को उसको क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। तभी तो रियल फिगर आएगा। जब हम टैक्स किसी प्रोडक्ट पे जोड़ देंगे, मान लो ये पेन है, इस पे जो टैक्स लग रहा है इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो विल हैव अ डिस्टॉर्टेड फिगर, राइट। उस डिस्टॉर्टेड फिगर को निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैक्सेस को माइनस करते हैं, ठीक है। टैक्सेस को माइनस करते हैं। और सब्सिडीज को क्यों जोड़ते हैं, सब्सिडीज को इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, एक पेन का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 100 रुपया है, और इसको सरकार जो है इस पे 30% की सब्सिडी देती है, और इसको कितना में बेचती है, इसको 70 में बेचती है। मतलब पब्लिक को ये 70 रुपये का पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो 30 रुपया है वो सरकार लगा रही है। तो इस पेन का जो रियल वैल्यू है जो कि 100 रुपया है वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जो सब्सिडी सरकार देती है उसको क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। और जो टैक्सेस इस पे लग रहा है, मान लो कि ये पेन 70 रुपये का हुआ और इस पर 7% टैक्स लगा तो ये 77 रुपये का हो गया। लेकिन पेन तो ये वैल्यू जो है वो 70 रुपये का प्लस 30 रुपये सब्सिडी हुआ, 7 रुपये तो टैक्स है, इसलिए इस टैक्सेस को यहाँ हम माइनस करते हैं। मतलब सकल मूल्य वर्धित में सकल घरेलू उत्पाद सब्सिडी माइनस कर। क्लियर है, बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिएगा और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। जीडीपी, जीवीए का मतलब होता है जीडीपी माइनस सब्सिडी। सब्सिडी को क्यों घटाते हैं हम लोग, सब्सिडीज को, ये माफ कीजिएगा, ये क्या है, प्लस सब्सिडीज, प्लस सब्सिडीज। तो क्यों हम लोग प्लस सब्सिडी करते हैं, क्योंकि सब्सिडीज जो होता है वो तो सरकार देती है, तो उसको जब तक हम लोग नहीं जोड़ेंगे, सरकार सब्सिडीज क्यों देती है, किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है उसको कम करने के लिए उसको सब्सिडी दिया जाता है। जब तक सब्सिडीज हम उसमें ऐड नहीं करेंगे, हम उस चीज़ का रियल वैल्यू कैसे पता चलेगा। जैसे हमें कोई पेन खरीदना है और उसमें किसी और ने मुझे कुछ पैसे का मदद कर दिया, तो वो पेन की रियल वैल्यू तो मैं पे ही नहीं किया, मुझे पता भी नहीं चला, ठीक है, क्योंकि सब्सिडी जो है पीछे से ही बन के आती है, सरकार कहती है 30% सब्सिडी इस पे हम देंगे, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना जरूरी है कि जो सब्सिडी सरकार ने दी है उसको हम लोग जोड़ देंगे फिर से, तो उसका हमको रियल वैल्यू पता चल जाएगा, और जो भी टैक्सेस उस पर लगे हैं उसको माइनस कर देंगे, तो जो टैक्सेस जो कर हट जाएगा तब हम उसका रियल वैल्यू पता चलेगा। इसी को कहते हैं जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आइए, lack of financial discipline by the government can lead to, lack of financial discipline मतलब कोई सरकार अगर फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, उसकी स्थिति हो जाती है हमारी पड़ोसी दोस्त, हमारे पड़ोसी जो देश हैं पाकिस्तान जैसे।
पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ऑल्सो। इनको पता ही नहीं है कहां कैसे खर्च करना है, ठीक है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, आप देखते होंगे आटा 1,000 रुपए किलो बिकने लगता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इकोनॉमिकली आप डिसिप्लिन नहीं है, फाइनेंशियली आप डिसिप्लिन नहीं है, और ऐसे परिस्थिति में यही स्थिति आपके साथ होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो देखने को मिलती है। तो वैसी सरकार जो डिसिप्लिन नहीं है, तो उस इकोनॉमी में, उस देश की जो आर्थिक स्थिति में क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। आपके पहले ऑप्शन हैं एक्सेस एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन। आपको बताना है इसमें से क्या ऑप्शन होगा। यस, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप कई बार क्या करते हैं, बहुत खर्च कर देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि आप पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। दिस इज अ करेक्ट, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको उदाहरण दिया हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का, जहां पे आटा 500 रुपये 1,000 रुपये किलो बिक रहा है। तो क्या हो गया, वहां महंगाई आ गई। महंगाई को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन आ जाना, ठीक है। मुद्रास्फीति आ जाना मतलब इन्फ्लेशन आ जाना। तो दोनों ऑप्शन जो है वैसे स्थिति में सही होगा। कोई भी देश जो फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं है, जो डिसिप्लिन नहीं है, वहां पे ये दोनों चीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड बी। सी इज द राइट आंसर। दोनों चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बताइए। जीडीपी दैट टेक्स इनटू अकाउंट द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, मतलब वैसा सकल घरेलू उत्पाद जो इन्वायरमेंटल के जो फैक्टर हैं, मतलब इन्वायरमेंट का कितना लॉस हुआ है जीडीपी को बनाने में, उस जीडीपी को, उस रिसोर्स को क्या कहते हैं? उस इकोनॉमी को क्या कहते हैं? यस, वैसा जीडीपी, थोड़ा सा एक बढ़िया कलर लेते हैं। यस, क्योंकि वैसी ही बात हो रही है। मैं कह रहा हूं कि वैसा जीडीपी, जब भी हम किसी देश में बहुत सारे प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। मान लो कि कोई फैक्ट्री बिठाना है, ठीक है। तो इस फैक्ट्री बिठाने में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको हमें काटना पड़ता है, ठीक है। उनको हमें काटना पड़ता है। तो ये जो लॉस हुआ इन्वायरमेंट का, इसको अगर आप कंसीडर करोगे जीडीपी में, तो उस जीडीपी को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग ग्रीन जीडीपी। दैट इज वाई आई एम यूजिंग हियर ग्रीन पेन, ठीक है। इसलिए मैंने ग्रीन पेन का इस्तेमाल करके आपको समझाया। वैसे जीडीपी, वैसी इकोनॉमी जिसमें इन्वायरमेंट का क्या लॉस हुआ है उसको भी कंसीडर किया जाए, तो वैसे इकोनॉमी को कहते हैं ग्रीन जीडीपी, उसको कहते हैं ग्रीन जीडीपी। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ओके, तो आज के बेहतरीन 25 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया, चीज़ों को समझा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए काफ़ी आसान हो गए होंगे, काफ़ी सरल हो गए होंगे। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये केवल हमारा एमसीक्यू का वीडियो कोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स है। जब हम थ्योरी के वीडियो लेक्चर्स करेंगे तो चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि थ्योरी के वीडियो लेक्चर को देखने के पहले आप इन सारे लेक्चर्स को देख के थ्योरी में आए, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा मेन पर्पस है एमसीक्यू डिस्कस करना, और हमारा एमसीक्यू डिस्कस करने के बाद जो टीसीएस का माइंडसेट है उसको समझना। जब टीसीएस के माइंडसेट को हम समझ जाएंगे तो आप देखेंगे उसी पैटर्न पे हम चीज़ों को पढ़ाई करेंगे, उसी पैटर्न पे चीज़ों को हम समझेंगे, और वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम गेस कर पाएंगे जो हमारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। विल मीट वेरी सून विथ अ न्यू ब्रांड न्यू लेक्चर। टिल देन, स्टडी हार्ड एंड कीप राइटिंग द टेस्ट। प्लीज टेक केयर। विल मीट वेरी सून।